अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की किस्त में हम आपको बताएंगे कि इंसानी माइक्रोबायोम क्या है, हम इसे कहाँ से हासिल कर सकते हैं और माइक्रोबायोम किस तरह से मुख्तलिफ अमराज के इम्कान पर असरअंदाज हो सकता है और आपकी पैदाइश के तरीके में इस माइक्रोबायोम का क्या अमल दखल है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। मज़े की बात तो ये है कि हमारा इंसानी जिस्म इंसान से ज़्यादा गैर इंसानी है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ, मगर सच तो ये है कि हमारा जिस्म खरबों माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स का घर है जो सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में फंगाई, वायरसेस, बैक्टीरिया शामिल हैं जो कि हमारी जिल्द और हमारे अंदर भी रहते हैं। इन छोटे छोटे माइक्रोब्स को माइक्रोबायोटा कहा जाता है। इनमें से बेशतर तकरीबन 95% हमारे मैदे में रहते हैं। इन माइक्रोब्स का मजमुआ यानी इन माइक्रोब्स की जीन्स, इन माइक्रोब्स का माहौल और जो चीज़ें ये माइक्रोब्स पैदा करते हैं, इन सब को मिलाकर इज्तिमाई तौर पर उन्हें इंसानी माइक्रोबायोम के नाम से जाना जाता है। ये बात एक तवील अरसे कबल दरियाफ्त की गई थी कि इंसानी जिस्म में माइक्रोब्स भरे हुए हैं, जब एक डच साइंसदान एंथनी फन ल्यूवेनहोक ने 1683 में अपने मुंह से ली गई स्क्रैपिंग्स का मुशाहिदा किया। उसने जब इन स्क्रैपिंग्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उसे लाखों छोटे छोटे माइक्रोब्स नजर आए। लेकिन हाल ही में साइंसदानों ने माइक्रोब्स और सेहत के माबैन ताल्लुकात का मुताला करना शुरू किया है। अगर ये तहकीकात इब्तदाई मराहिल में हैं, लेकिन ये तहकीकात साबित करती हैं कि माइक्रोबायोम मोटापा, दमा, एलर्जी से लेकर ऑटो इम्यून अमराज जैसा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस और डायबिटीज़ जैसे अमराज से भी ताल्लुक़ रखता है और मर्ज़ के होने या ना होने पर भी असरअंदाज हो सकता है। माइक्रोबायोम हमारे दिमागी अफ़आल को भी मुतासिर करता है और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से मुंसलिक है। इसलिए सेहत के इदारे आपको मैदे की सेहत बरकरार रखने पर जोर देते हैं। एक सेहतमंद इंसानी मैदा कई हज़ार इकसाम के बैक्टीरियाज और माइक्रोब्स पर मुश्तमिल है। कुछ माइक्रोब्स की इकसाम दूसरी किस्मों से ज़्यादा आम है। हर शख्स का माइक्रोबायोटा मुनफरिद होता है और ये मुस्तकिल तौर पर बदलता रहता है। माइक्रोबायोटा या माइक्रोबायोटा की कॉम्पोजिशन इस बात पर मुनहसर होती है कि आप क्या खाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप किसके साथ रहते हैं, यहाँ तक कि आपकी पैदाइश कैसे हुई थी। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर बिल्कुल ना होने के बराबर माइक्रोबायोटा मौजूद होता है, लेकिन हमारे पैदा होते ही माइक्रोबायोम हमारी जिल्द और हमारे मैदे में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी पैदाइश का तरीका हमारी माइक्रोबायोटिक कॉम्पोजिशन या माइक्रोबायोम की इकसाम पर असरअंदाज होता है। पैदाइश होते ही जिस भी तरह के माइक्रोबायोम से हमारा पहला कांटेक्ट होता है, वही माइक्रोबायोम हमारे मैदे में कॉलोनाइज होना शुरू हो जाता है। फितरी तौर पर या नेचुरल बर्थ से पैदा होने वाले बच्चों में वही माइक्रोबायोम पाया जाता है जो कि इन बच्चों की माँओं के वेजाइनल फ्लूइड्स में पाया जाता है। लेकिन इसके बरक्स सिजेरियन बच्चों या ऑपरेशन से पैदा होने वाले बच्चों के मैदों में आम तौर पर अस्पताल में मौजूद माइक्रोबायोम्स पाए जाते हैं। पैदाइश के तरीके के बाद अब बात आती है ग़िज़ाइयत की कि ग़िज़ा किस तरह से माइक्रोबायोम को मुतासिर करती है। माँ का दूध पीने वाले बच्चों और डब्बे का दूध पीने वाले बच्चों का माइक्रोबायोम काफ़ी मुख्तलिफ होता है। हमारी पैदाइश के दिन से लेकर हमारा माइक्रोबायोटा बहुत तेज़ी से इवॉल्व करता है। पहले 2 से 5 सालों तक ये मैच्योरिटी की स्टेज तक पहुंच जाता है और फिर ये माइक्रोबायोटा एक बालिग के माइक्रोबायोटा से मुशाबा हो जाता है। बालिग होने के नाते हमारे माइक्रोबायोटा में छोटी छोटी तब्दीलियाँ आती रहती हैं, मगर बड़ी तब्दीली उस वक्त आती है जब हम अपनी ग़िज़ा को यकसर तब्दील कर दें या फिर एंटीबायोटिक्स लें जो कि तमाम अच्छे बुरे बैक्टीरिया को हलाक कर देती हैं। एक सेहतमंद माइक्रोबायोटा कॉम्पोजिशन के लिए ज़रूरी है कि फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ ली जाएं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सब्ज़ियाँ, फल, होल ग्रेन सीरियल या होल ग्रेन अजनास से हासिल होती हैं। अक्सर लोग कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बजाय सिंपल कार्ब्स या रिफाइंड कार्ब्स को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं, जैसा कि चीनी, सफ़ेद आटा, मैदा या छना हुआ आटा और इससे बनी हुई चीज़ें। इन सब चीज़ों से हमारा पेट तो भर जाता है, मगर सिंपल कार्ब्स ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी हज़म हो जाती हैं
اور بڑی آنت یا کولون یا لارج انٹسٹائن تک نہیں پہنچتی۔ لیکن اس کے برعکس کمپلیکس کاربز والی چیزیں چھوٹی آنت ہضم نہیں کر سکتی اور وہ بڑی آنت یعنی کہ لارج انٹسٹائن میں پہنچتی ہیں۔ بڑی آنت میں موجود مائکروبائیوٹا اور کئی اقسام کے بیکٹیریاز کمپلیکس کاربز کو فرمنٹیشن کے پروسیس کے ذریعے ہضم کرتے ہیں اور ہمارے لیے مختلف طرح کے غذائی اجزاء یا نیوٹرینٹس پیدا کرتے ہیں جو کہ ہم سمپل کاربز کھا کر نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پر مائکروبائیوٹا ہمیں وائٹامن ڈی فراہم کرتا ہے جو کہ ہمارا جسم خود سے نہیں بنا سکتا۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مائکروبائیوٹا ہمارے مدافعتی نظام کو ٹریننگ دیتا ہے، اسے اچھے بیکٹیریا اور برے اور بیمار کرنے والے بیکٹیریا میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ سب سے آخری بات، انسانوں اور مائکروبائیوٹا کے درمیان یہ جو ایک ہم آہنگی کا رشتہ ہے وہ ہزاروں سال میں تیار ہوا ہے۔ ہم اپنے مائکروبائیوٹا کے فراہم کردہ خصوصی کاموں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تو آپ اپنا اور اپنے مائکروبائیوٹا کا بہت خیال رکھیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس جیسی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔